हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निर्मल और आप सबका दी एनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारी 2-3 सीरीज चल रही है। जैसे इस सीरीज में पढ़ रहे हम लोग लुसेंट और एक में पढ़ रहे हम क्लास 10th, है ना। क्लास 10th में हमने कुछ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, शायद से 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए अपन ने, जिसके 2 पार्ट्स है हर एक चैप्टर के, है ना। और आज हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट। देखिए दोस्तों, ये जो क्लास रहेगी वो लगभग आधा आधा घंटे की रहती है हमारी क्लासेस। तो हम इन क्लासेस में आपको करवाते हैं हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन, हर एक चैप्टर का रिवीजन, है ना। और रिवीजन इतना करवा देता हूं मैं कि वहां से एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं जाएगा। इतना करवा देंगे रिवीजन आपका, मतलब मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए, और ये बहुत अच्छी क्लास है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि अभी बोर्ड भी आने वाले हैं, तो मजे लो इस क्लास के। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हमें आज स्टार्ट करना है जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट। चलिए, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले इसको रब कर देते हैं, कोई किसी काम का नहीं है ये ना। हमें इसके अंदर पढ़ना क्या है, देखो। हमें पता है कि भैया अभी जो पॉलिटिक्स है, अभी क्या होता है, हमेशा कैसी रहती है पॉलिटिक्स, गर्मा गर्म रहती है। और उस पॉलिटिक्स में सभी का रोल अलग अलग रहता है। कोई पॉलिटिक्स रहती है वुमेन बेस्ड, कोई पॉलिटिक्स रहती है भैया धर्म के नाम पे, कोई पॉलिटिक्स रहती है जाति के नाम पे, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि कैसे जेंडर, रिलीजन और कास्ट, इन सबका रोल है किसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। किसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, जी हाँ। ठीक है, हमें पढ़ना क्या क्या इसके अंदर, हमें पढ़ना है कि भैया जेंडर क्या होता है ना। उसके बाद वुमेन्स का पॉलिटिक्स का अंदर इतना कम रिप्रेजेंटेशन क्यों है भैया, फिर पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि कम्युनलिज्म क्या होता है, इसका रोल क्या है पॉलिटिक्स के अंदर। वही कास्ट पढ़ेंगे, उसका रोल पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब हमें आज डिस्कस करना है। और यकीन मानो, काफी आसान भाषा में समझाऊंगा मैं, बहुत इजी लैंग्वेज में, है ना। जैसा आपके बुक में लिखा है, देखो बुक में क्या लिखा रहता है, पूरे पैराग्राफ पढ़ते हो आप, उसमें 2 लाइन काम की होती है, बाकी तो ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे दे के लिख देते हैं। हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ वही चीज पढ़ना जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही काम की हो, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहले है ना कुछ टर्मिनोलॉजी समझो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, है ना। ये टर्मिनोलॉजी काम आएगी, जैसे क्या टर्मिनोलॉजी समझना, हमें हमें समझना है कि जेंडर क्या होता है, हमें समझना है जेंडर डिवीजन क्या होता है, हमें ये समझना है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है, और क्या समझना है इसमें अपने को, लेबर डिवीजन, लेबर का डिवीजन। और कास्ट समझना, कास्ट क्या होती है। और लास्ट में समझना है कम्युनलिज्म क्या होता है। बस ये 2-3 चीजें समझो पहले, फिर हम जेंडर से स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्या होता है जेंडर, ये बताओ मुझे। अच्छा, कहीं पर आपने आधार कार्ड बनवाया, तो आधार कार्ड पे एक चीज लिखी रहती है, लिंग या सेक्स, मेल है कि फीमेल है। वो एक जो सेक्स डिवीजन, वो कैसा है, बायोलॉजिकल डिवीजन। वो कैसा डिवीजन होता है, बायोलॉजिकल। बट जो जेंडर है, जेंडर हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं मेल या फीमेल। बट ये बायोलॉजिकल डिवीजन नहीं है, ये बायोलॉजिकल डिवीजन नहीं है। तो फिर क्या है सर, अरे भैया ये तो कैसा है, स्टेरियोटाइप डिवीजन है। मतलब ये डिवीजन सोसाइटी ने करके रखा है। सर किस प्रकार से समझा रहा हो, बता मुझे। अरे मैं ये कह रहा हूँ मेरे बेटे बेटिया, कि मेल और फीमेल, ये भैया मेल ये करेगा, फीमेल ये करेगी, ये हमारी सोसाइटी ने डिवाइड करा है। कहीं बायोलॉजिकल डिवीजन नहीं है। कहीं पर भी आप कुछ भी आधार कार्ड बन जाए तो वहाँ जेंडर नहीं लिखा रहेगा, नहीं, मैं जेंडर कतई नहीं लिखा रहेगा। जेंडर एक ऐसा डिवीजन है जो लोगों ने या सोसाइटी ने अपनी थिंकिंग से करा है, यानी स्टेरियोटाइप।
स्टेरियोटाइप क्या होता है? एक इमेज होती है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बना ली जाती है। जैसे किस प्रकार से सर? जैसे मान लो तुम बड़े हो, रो रहे हो, तुमसे क्या बोलते हैं? बच्चे से क्यों रोते हो? मतलब उनकी नजर में सिर्फ बच्चा बच्चा रोता है, उसके जैसा क्यों करते हो, उसके जैसा मत करो, वो ऐसा वो ऐसा। तो ये सब वैसा जो बना के रखे इमेज है ये सब, और यही इमेज क्या कहलाती है? स्टेरियोटाइप। और यही डिवीजन क्या कहलाता है? जेंडर डिवीजन। यही डिवीजन क्या कहलाता है? जेंडर डिवीजन। मतलब सर इसको मैं यहाँ से लेबर डिवीजन यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ, और इसी को हम लोग कह सकते हैं लेबर डिवीजन। सर एग्जाम्पल के साथ समझाओ प्लीज। समझो, आपके घर में मम्मी पापा दोनों हैं। मम्मी करती है घर का काम, पापा जाते हैं बाहर। ऐसा उल्टा कोई नहीं हो सकता, पापा घर पे काम कर सकते हैं, मम्मी बाहर जाए कमाने। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने इसको मान्यता नहीं दी है। मतलब सर, अरे हमारी सोसाइटी ने डिवीजन करा कैसे जेंडर का, कि भैया महिलाएं घर का काम करेंगी, सॉरी महिलाएं घर का काम करेंगी और पुरुष बाहर का काम करेंगे। मतलब पुरुष का काम क्या है? कमाना। महिला का काम क्या है? घर का काम करना। ये सोसाइटी ने अपने स्टेरियोटाइप का यूज करके, है ना, अपना पूर्वाग्रह का, सॉरी पूर्वाग्रह नहीं बोलते उसको, मैं भूल रहा हूँ शब्द, है ना, अपने स्टेरियोटाइप का यूज करके मेल और फीमेल का एक लेबर डिवीजन कर दिया। इसी को हम लोग जेंडर डिवीजन बोलते हैं, इसी को हम लोग लेबर डिवीजन बोलते हैं। जैसे खाना बनाना मम्मी बनाती है, पापा बनाते हैं क्या? बहुत कम, है ना। या फिर बाहर भैया कमाने कौन जाएगा? ये हमने नहीं करा, ये वैदिक काल से चलता आ रहा है ये काम। कब से? वैदिक काल से। वैदिक काल में भी ये कहा गया, वैसे वैदिक काल में इतनी बुरी सोसाइटी नहीं थी, फिर भी कहीं ना कहीं महिलाओं को अधिकार शुरू से ही कम दिए गए हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा? लेबर डिवीजन हो गया। और समझो, अब लेबर डिवीजन की वजह से हमारी सोसाइटी कैसी है? पुरुष प्रधान। कैसी है? पुरुष प्रधान। या हम इसको कह सकते हैं मेल डोमिनेटेड। क्या कह सकते हैं इसको? मेल डोमिनेटेड कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर बताओ, घर में हमेशा किसकी चलेगी? ऑन द राइटिंग बोल रहा हूँ ना, इस प्रैक्टिकली नहीं। घर पे हमेशा बड़े बुजुर्ग की, पापा की या दादाजी, इन सब की चलती है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? घर के प्रधान है। और प्रधान हमेशा कौन रहता है घर में? पुरुष। तो हमारे सोसाइटी कैसी है? पेट्रिकियल। मतलब हमें पिताजी की चलती है हमेशा। इसको शॉर्ट में समझो, पिताजी, पिताश्री की हमेशा चलती है हमारी सोसाइटी के अंदर। कभी ऐसा हुआ कि भैया मम्मी ने कहा और ये मतलब उन्होंने फैसला लिया घर का, कुछ ऐसा? कुछ मूवीज में कुछ जगह पे होता है, बट हर जगह ये नहीं होता। फिर भी हमारी सोसाइटी कैसी है? पेट्रिकियल सोसाइटी है। ठीक है, चलो आप समझो। अब आता है कास्ट। कास्ट क्या होता है? हमारे सोसाइटी को ऊपर से लेके नीचे तक, ये पूरे समाज को ऊपर से लेके नीचे तक अलग अलग क्लास में बांटा हुआ है। कि भाई जो बड़ी अमीर रहता है, कमाता है, ये उस कास्ट का, ये इस कास्ट का, उस कास्ट का है। अब एक कास्ट का कहीं ना कहीं सिस्टम ही गलत है, पहली बात तो। अब कास्ट का डिवीजन किस आधार पर है ये कंफर्म नहीं है अभी तक। क्यों भैया? कोई दो आधार है हमारे यहाँ, दो तीन आधार है। जैसे मैं कहाँ लिखूं? हाँ, ये लिख देता हूँ, चलो दिख रहा है वैसे तो। एक आधार है भैया इकोनॉमिकली, एक आधार है सोशली, एक आधार है पॉलिटिकली। चलो, बट हमारे यहाँ, हमारे धर्म के अंदर ऐसा डिवीजन नहीं था। किस प्रकार से जाति का डिवीजन था? पहले था वर्ण सिस्टम। कैसा था पहले? वर्ण सिस्टम। मतलब कि भैया कमाने वाला जो है, सॉरी जो पढ़ाता है वो क्या? ब्राह्मण। जो लोगों की सुरक्षा करता है वो कौन है? क्षत्रिय, है ना। जो खेतों में काम करता है वो है वैश्य, और जो सेवा करता है वो है शूद्र। इस प्रकार से वर्ण का डिवीजन था। फिर वे क्या है हमारे यहाँ? कास्ट आ गई। अब कास्ट का डिवीजन दो आधार मान ली, एक एक कर्म के आधार पर और एक जन्म के आधार पर। यदि आपका जन्म किसी छोटी कास्ट में हो तो आप उस कास्ट के खिलाओगे। यदि आपका जन्म किसी बड़ी कास्ट में हो तो बड़ी जाति या बड़ी कास्ट के खिलाओगे। देखिए, ये होता है कास्ट सिस्टम, वो पढ़ाएंगे डिटेल में। अब आता है एक और शब्द, कम्युनलिज्म। जब एक कम्युनिटी अपने धर्म को सबसे सुपीरियर माने, यानी हमसे बड़ा कौन? कोई नहीं,
तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाता है, कम्युनलिज्म। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं, जेंडर से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो चैप्टर से पहले समझाना जरूरी थी। ठीक है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आएंगे अभी तक। चलो भैया हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है आपका देख लेते हैं एक बार। मैं इतने ज्ञानी नहीं हूँ कि पूरा चैप्टर रट्टा मार के जो है ना मैं भी देख देख के पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। चलिए, आपका चैप्टर स्टार्ट होता है जेंडर डिवीजन से। हमें पढ़ना सबसे पहले जेंडर डिवीजन, अभी पढ़ाया तो मैंने। आप मान लो कोई पूछ ले आपसे व्हाट इज जेंडर डिवीजन, व्हाट इज जेंडर डिवीजन, तो एक सेक्सुअली बेस्ड डिवीजन होता है ये, जिसमें में ये सोसाइटी ये सॉरी सेक्सुअली बेस्ड डिवीजन नहीं रहता है, स्टेरियोटाइप स्टेरियोटाइप डिवीजन होता है। जो कौन करता है ये डिवीजन, सोसाइटी। कौन करती है, सोसाइटी। जब बोल देती है भैया मेल ये करेंगे फीमेल ये करेंगे, अच्छा ये कब से चलता आ रहा है, किसी ने लिखा है कि कानून में लिखा हुआ कि महिला ये करेंगी पुरुष ये करेंगे, कहीं नहीं लिखा है। ये तो सोसाइटी ने अपने स्टेरियोटाइप को यूज करके ये क्या कर दिया, जेंडर का डिवीजन कर दिया कि महिला ये काम करेंगे और पुरुष ये काम करेंगे। क्लियर है, इतना मुझे समझाने की कोई जरूरत तो नहीं है इसमें। चलो मैं आगे बढ़ू, इतना समझ में आ गया आपको। चलो उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद देखो अब भैया क्या हुआ, इतना सारा इतना कुछ गलत चल रहा है महिलाओं के साथ, तो महिलाओं ने भी अपने अधिकार के लिए मांगे उठाई। उठाई कि नहीं उठाई, अपने अधिकार के लिए क्या उठाई उन्होंने, मांगे उठाई। और उन्हीं मांगों को हम लोग क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसी को हम लोग, फेमिनिस्ट मूवमेंट। अच्छा ये मुझे बताओ ऐसी हालत क्यों है, मतलब इसके पीछे क्या रीजन है कि महिलाओं की हालत ऐसी है, बताओ। कुछ तो वो होगा, मतलब क्यों, कुछ तो रीजन होगा जिसकी वजह से महिलाओं का हालत ऐसी है, मतलब महिलाओं की हालत ऐसी है। चलो हम समझते हैं, इतना समझ में आ गया आपको। चलो हम समझते हैं ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इतना कम है सोसाइटी के अंदर, प्लस और महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन इतना कम है पॉलिटिक्स के अंदर। जेंडर डिवीजन समझ में आ गया समझ में। फेमिनिस्ट मूवमेंट चला है अपनी अपनी डिमांड्स को, ये मांगों को उठाने के लिए। ठीक है, चलो आप समझते हैं, अपने अधिकार के लिए। अब क्वेश्चन आता है, ये बताओ भैया इतना कम रोल क्यों, देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये सब चल रहा है समाज में, तो इतना आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मुझे बहुत बड़े लेवल समझाना पड़ा है। आपने मेरी क्लासेस देख ली है, जहाँ मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो कैसा बताया, बिल्कुल सरल भाषा में इजी लैंग्वेज में बताया। इसमें कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आया नहीं अभी मुझे, है ना। चलो अब हम समझते हैं कि वुमेन्स जो है इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस क्यों करती है, या फिर क्वेश्चन कैसे भेजा है आपको, आंसर यही देना है। इनका पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में रोल कम क्यों है, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, हमारी सोसाइटी पेट्रिकल सोसाइटी क्यों है, इसकी क्या रीजन है। चलो हम ये सब रीजन हम समझते हैं। पहला रीजन है यहाँ पर लिटरेसी लेवल या प्रॉब्लम्स विथ वुमेन्स, ऐसा भी लिख सकता है ना। पहला है लिटरेसी लेवल। क्या है, लिटरेसी लेवल। क्या है लिटरेसी रेट, बताओ मुझे। अरे लिटरेसी क्या होता है, कोई 7 इयर्स का पर्सन है, व्यक्ति जो पढ़ लिख पा रहा है और किसी भी लैंग्वेज को समझ पा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिटरेट या पढ़े लिखे बोलेंगे। बट पढ़े लिखे में किसकी वैल्यू ज्यादा है, महिलाओं की या पुरुष की। हम्म देखो अब हमारे इंडिया के अंदर जो पढ़े लिखे हैं ना ज्यादा पुरुष है महिलाओं के कंपैरिजन में। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि जो फीमेल है वो कितनी पढ़ी लिखी है, मात्र 54%। और मेल कितने पढ़े लिखे, मात्र 78%। ऐसे लिखा आपकी किताब में। मतलब हमें ये डाटा देख के पता लग रहा है कि महिलाओं को एजुकेशन कम दी जा रही है। उसका रीजन क्या है, हमारे यहाँ सोचते क्या है कि भैया शादी कर देंगे ससुराल जाएगी,
बस। जैसे आपने मूवी देखी होगी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, है ना, जहां पर वो उस मूवी में डायलॉग छोड़ता है कि लड़कियां क्या होती है यहाँ पर लिएबिलिटी, और लड़के क्या होते हैं एसेट। अब बताओ, उनको पता है कि लड़कियां लिएबिलिटी बनने वाली है, तो काहे वो एजुकेशन दे। ऐसा सोचना, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। सबको इक्वली एजुकेशन मिलना चाहिए। यदि हमको एजुकेशन नहीं दे रहा तो उनके फंडामेंटल राइट का क्या है, वो लेसन है, तो उनको एजुकेशन कम दी जा रही है। सबसे बड़ा रीजन ये। दूसरा क्या है, वेजेस। यदि महिला किसी एक कंपनी में काम भी करती है और पुरुष भी उसी कंपनी में काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखना दोनों की सैलरी में बहुत अंतर होगा। क्यों अंतर होगा? क्यों? क्योंकि उसको पता है, मैं 8 घंटे यदि पुरुष से कोई काम कराऊंगा तो मुझे वो ज्यादा प्रोडक्शन करके देगा। यदि वही काम मैं किसी फीमेल से करूंगा तो वो मुझे कम मतलब कम प्रोडक्टिव काम करेगी वो। क्यों भैया? फिजिकल फिटनेस की वजह से। क्योंकि महिला कितनी क्या नहीं होती पुरुष के जैसे फिजिकली फिट फिट नहीं होती, ऐसा मानना है, मेरा मानना नहीं पर्सनली, है ना, ऐसा मानना है। अब ऐसा मानने की वजह से उनको वेजेस भी कम मिलते हैं, बहुत लो मिलते हैं। और क्या लिख सकते हो बताओ उसमें? दो रीजन तो अपने रीजन में लिख सकते हो, ऐसा नहीं जो बुक में लिखे वो लिखो, वो छापो सब। या तो मैं बुक में देख के पढ़ा कहीं कहा जाए भैया सर अपने गलत सलत पढ़ा दिया आउट ऑफ सिलेबस। चलो और क्या भैया, वेजेस हो गए, जॉब भी इसमें लिख देना। चलो अब जॉब का भी ऐसा लिख सकते हो कि हमारे यहाँ जॉब में किसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, मेल को। ये लिख सकते हो कि जॉब में भी प्रेफरेंस किसको दी जाती है, मेल। क्यों भैया? कोई मान लो जैसे कोल कंपनी है कोयले की, और कोयले की कंपनी में महिला कम काम करती हुई आपको दिखाई देंगी। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भैया, कोल में काम है पूरा फिजिकल फिटनेस का, वहां पर महिला आपको कम काम करती हुई दिखाई देंगे। एक और रीजन है भैया सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है कि भैया हर एक पुरुष पे कितनी महिलाएं होती है, मतलब 1,000 1,000 महिलाओं पे कितने पुरुष है ना, इस प्रकार से होता है हमारा सेक्स रेशियो। अब हमारे सोसाइटी में शुरू से आप देखते आ रहे हो कि इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, भैया इंपॉर्टेंस की जाती है लालियों को, लाला को, मतलब मेल को, यानी बेटों को, है ना। हमारा बेटा सबसे प्यारा, है ना, इस तरह से बातें की जाती है और बेटों को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। बेटा पैदा होता है तो पूरी गांव में खुशियां बांटी जाती है। ऐसा क्यों भैया? है। और शुरू में आपने देखा होगा, मतलब जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, बहुत पुराने टाइम पर सुना होगा कि पहले क्या होता था, लोग चेक करवाते थे, है ना, वाइफ का चेकअप, या फैमिली वाले वो या प्रेग्नेंट वुमेन का चेकअप करवाते थे, लड़का है कि लड़की है। यदि लड़की होती तो तुरंत उसको मार दिया जाता था जन्म से पहले ही। ऐसा होता था, मेन मतलब सच्चाई ये है ना, इससे मतलब कोई इसको कोई नकार नहीं सकता, ठीक है। चलो और क्या पढ़ना है यार, ये इतने लोग हो जाता है बाबर, इसको पता है किस बात की चल रही है। चलो अब नहीं होगा लोग, है ना। अब है सोशल इविल। देखो, एक और भैया, मतलब ये समझो समाज की सबसे बड़ा धब्बा है ये समाज के ऊपर, वो है सोशल इविल्स में आपका आता है हेरिसमेंट, इन लड़कियों पे होने वाले अपराध। देखिए, हर एक पेरेंट चाहते हैं कि वह हमारे यहाँ की बच्चियाँ क्या रहे, सेफ रहे। बट भैया समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है जो लोगों को, क्या हम कह सकते हैं, समाज को बदनाम कर रहे हैं, है ना, लड़कियों को परेशान करके, है ना, मतलब ये अपनी ताकत कमजोर पे दिखाते हैं। ऐसा क्यों है? फिर भी ऐसा होना चाहिए कि भैया लड़कियों को अच्छा सेल्फ डिफेंस सिखा दो आप, इससे अच्छा तो लड़कों को अच्छे वैल्यू सिखा दो। बोलते हैं ना, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाओ, इससे अच्छा लड़कों को वैल्यू सिखा दो, तो ये वाली चीजें क्या हो जाएगी, अपना आप खत्म हो जाएगी। चलिए समझते हैं हम। तो हमने कुछ रीजन समझे जिनकी वजह से वुमेन्स आज क्या कर रही है, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है। जैसे क्या क्या फेस प्रॉब्लम है, लिटरेसी लेवल, है ना, वेजेस, सेक्स रेशियो और सोशल लेवल। और आप एक और लिख सकते हो चाहो तो, स्टेरियोटाइप, कि अब लड़का ये करेंगे, लड़के ये करेंगे, लड़के ये करेंगे, लड़के वो करेंगे। इसमें जेंडर डिवीजन आप भी लिख सकते हो चाहो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। कोई प्रश्न हो तो प्लीज कमेंट में कर दो, लाइव तो है ही नहीं, अपने क्लास है नहीं। चलो आगे बढ़ते हो। अब हमारा पूरा
चैप्टर किस पे आधारित है कि पॉलिटिक्स के ऊपर, तो हमें पॉलिटिक्स के रेफरेंस में भी इसको समझना पड़ेगा, है ना। चलो इसको समझते हैं। आपने कभी सुना कि भैया हमारे देश की 4-5 महिलाएं प्रधानमंत्री बन गई? अब जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वहां 4-5 महिला सीएम बन गई, या जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वह महिलाएं विधायक बन गई। हमारे यहाँ से कोई नहीं बनी। मध्य प्रदेश से बिलोंग करते एकमात्र महिला क्या बनी अभी तक? सीएम बनी है। चलो पूरा भारत को ले लेते, पूरे भारत में एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी है और वह है इंदिरा गांधी। पूरे भारत में मात्र 2 क्या बनी है अभी तक? महिला राष्ट्रपति बनी है, प्रतिभा पाटिल, सॉरी, प्रतिभा जी वो और हमारे द्रौपदी मुर्मू। मात्र 2 महिला क्या बनी हमारे यहाँ राष्ट्रपति बनी है। ऐसा क्यों है समाज में, बताओ मुझे। हम ये कह रहे हैं कि हमारी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन इतना कम क्यों है, वाई? आपके पास रीजन है इसका? देखो, अभी लास्ट ईयर 2019 का चुनाव हुआ था, इससे पहले 2019 के लोकसभा का चुनाव हुआ था। उस लोकसभा के अंदर पहली बार लगभग 15% वुमेन्स गई थी, पहली बार बोल रहा हूँ। 15%, मात्र 15% बोल रहा हूँ। मतलब 85% कौन थे यहाँ पर? मेल। देख लो कितना डिफरेंस है, लगभग 70% का डिफरेंस अभी भी। तो इस परसेंटेज को कम करना पड़ेगा। वही जितना बड़ा डिफरेंस निकल के आ रहा है वुमेन्स का पॉलिटिक्स के अंदर, तो इसको हमें कम तो करना ही पड़ेगा। तो इसको कम करने के लिए कुछ प्रयास किए गए, है ना। क्या किए गए प्रयास, यानी एफर्ट लगाया है। क्या क्या एफर्ट लगाया है, सुनो। पहले सरकार ने क्या करा भैया, 1/3 रिजर्वेशन दे दिया। अभी दिया नहीं है, अभी बात चल रही है कि महिलाओं को लोकसभा के अंदर 1/3 रिजर्वेशन देना है। अभी उसके लिए एक संविधान संशोधन बिल लेकर आए, अभी बताऊंगा मैं, है ना, वो पढ़ेंगे जब, कि संविधान संशोधन बिल क्या होता है। उसमें बात कर रही है कि 1/3 हम रिजर्वेशन देंगे, अभी तक दिया नहीं है, बस अभी तक दिया नहीं है। वो और क्या करा, और दूसरा ये है कि पंचायतों के अंदर, दूसरा पंचायत के अंदर 1/3 रिजर्वेशन दे दिए। अच्छा, अब मैं बताऊंगा इसकी कुछ कमियां भी है, बताएंगे अभी। और तीसरा, कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने इधर 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को। कुछ पंचायत ऐसी है जैसे बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। फिर से बोल रहा हूँ, 4 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पंचायत में महिलाओं को 50% से ऊपर क्या दिए हैं, रिजर्वेशन दिए। कौन कौन से राज्य है वो? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, और एक और राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, ये सच सच बताना, ये एक्चुअल में 50% नहीं है ना। अरे सुनो, मैं बोलता हूँ क्या होता है 50%। मान लो किसी पंचायत की 100 सीटें, उस सर 100 तो नहीं होती, मान लो 10 सीटें, 10 में से 5 सीट किसकी रहेगी? महिलाओं की। इन सीट पे खड़ा खड़ा कौन होंगे? महिलाएं। और रूल भी कौन करेगी? महिला। पर ऐसा होता है क्या? नहीं। हमारे यहाँ सिस्टम चलता है प्रधानपति। मतलब सर, मतलब खड़ा किसको कर देंगे? घर की महिलाओं को। और रूल कौन करेंगे? वहां के मर्द। पंचायत वेब सीरीज देखी होगी, प्रधान जी। प्रधान जी क्या करते हैं बताओ मुझे। बस ये कहानी समझो, उसके जो वार्ड मेंबर होते हैं सारे, वो वहां बैठ जाते हैं पंचायत ऑफिस में, बाकी उनकी महिलाएं घर पे काम करती है। फिर उनको नेशनल इनकम के लिए बुलाया जाता है, उनको वो भी नहीं आता। तो ऐसी हालत है हमारे यहाँ की पंचायतों की। ठीक है, अपन क्या बोले, इतना क्लियर है आप सबको? इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं होगी ना। हाँ, कहीं कहीं 12% लिखा है, कहीं कहीं 15 लिखा है, तो इससे आप ज्यादा वो मत होना ना, घबराना मत। चलो, अब कुछ और चीजें हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने एफर्ट लिया है कि भैया महिलाओं की कंडीशन सुधारेंगे। ज्यादा नहीं मत पढ़ना, बस थोड़ा बहुत याद कर लेना आप लोग, है ना। चलो, कि भैया क्या कहो कानून बनाए, मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। और कौन कौन से लोग बनाए, जैसे हम बोलते हैं सती प्रथा बैन कर दी। सती प्रथा समझते हो आप? सत्य प्रैक्टिस। अरे पहले क्या होता था, पहले समाज में प्रचलन था। आपने मूवी देखी है पद्मावत?
वो जौहर कर लेती लास्ट में, वो होती सती प्रथा सिस्टम होता है, जब ग्रुप में करते हो उसको जौहर बोलते हैं। उसमें होता ये है, यदि किसी के हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो महिला जो उसकी वाइफ है उसको सती होना पड़ता था, यानी उसको जिंदा अग्नि में दहन कर दिया जाता था। ये सिस्टम हमारा भारतीय समाज में था, बट इसको राजा राम मोहन रॉय की सॉरी राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से 1829 में इसको क्या कर दिया, बैन, है ना। हमारे सती प्रथा क्या कर दी, बैन कर दी। एक कानून लेकर आए, हिंदू मैरिज एक्ट, है ना। इसमें ये बता दिया कि भैया महिलाओं की एज जितनी होगी पुरुष की एज जितनी होगी। पहले कम थी, पहले कितनी थी, 10-12 साल, फिर कितनी कर दी, 15-17, 15 और 18, अब कितनी कर दी, 18 और 21। ठीक है, मतलब 10 साल का बच्चा 12 साल का शादी कर देते, देखो आप। फिर क्या लिखा है, डोरी, मतलब दहेज प्रथा, दहेज सिस्टम को खत्म करने के लिए कानून लेकर आप भी चलती है, वैसे तो कोई मतलब नहीं है इसका तो। और क्या है भैया, कुछ योजना लेकर आए, जैसे इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोगी योजना, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लेकर आए, हाँ, घरेलू हिंसा अधिनियम, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब लेकर आए थे, 2005 में लेकर आए। ऐसे बहुत सारे प्रयास लिखा आपकी बुक में, पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। वो इक्वल रिमरेशन रेट, मतलब क्या होता है, यदि कोई महिला या पुरुष दोनों एक कंपनी में जॉब करेंगे, दोनों को बराबर क्या मिलेगी, यहाँ पर सैलरी मिलेगी। प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निकेट, मतलब भैया यदि प्रेगनेंसी से पहले आपने पता लगाया कि महिला है कि पुरुष है, लड़का है कि लड़की है, तो ये क्या होगा, कानूनी अपराध माना जाएगा। ठीक है, चलो ये होगा हमारा कंप्लीट पूरा, मतलब जेंडर वाला टॉपिक, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब हम समझते हैं रिलीजन। और कुछ तो नहीं बचा, चलिए कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं है, नथिंग नथिंग नथिंग। हाँ चलिए, कुछ नहीं बचा इसमें ना। अब हम समझते हैं रिलीजन, धर्म। समय कितना हो गया अपनी क्लास को, अभी आधा घंटा हुआ अभी तो। चलो टॉपिक को पढ़ लेंगे आज, है ना। धर्म यानी रिलीजन। रिलीजन के बाद बचा आपका कास्ट, कास्ट के बाद बचा कम्युनलिज्म, ठीक है। हाँ, ये जो क्लास है मात्र रिवीजन बेस्ड क्लास है, ठीक है। हाँ, ये तो बोलो सर इतना छोटे छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ाना है मुझे, रिलीजन। चलो, आपके नज़र में धर्म क्या होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम्म, यही होता होगा। इससे आगे ऊपर कहाँ जाओगे तुम लोग अब। हम्म, देखिए, हमारे भारत में हर एक पूरी सोसाइटी को 4 धर्मों में बांटा गया है, मतलब उनके विचार उनकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग 4 धर्मों में बांटा गया है, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई, ठीक है। वही सब कहलाते हैं मेरी नज़र में इंडियन। आपकी नज़र में क्या कहलाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप भी ऐसा मत सोचा करो ना। चलिए, अब धर्म को लेकर अलग अलग स्टेटमेंट हमें देखने को मिले। जैसे महात्मा गांधी जी ने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि भैया तुम, है ना, पॉलिटिक्स को धर्म से अलग नहीं कर सकते, है ना। उन्होंने कहा कि धर्म को पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जा सकता। क्यों भैया, हर एक धर्म में होते कुछ मोरल वैल्यूज। उन्होंने क्या बोला कि पॉलिटिक्स और धर्म को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, रिलीजन पूरा समावेशन है किसका, मोरल वैल्यूज का। और वही मोरल वैल्यूज कहाँ उतारना चाहिए, राजनीति या फिर पॉलिटिक्स में उतारना चाहिए। ये कहा किसने, गांधी जी ने। ह्यूमन राइट्स क्या बोलता है, ह्यूमन राइट्स ये बोलता है कि हमारा देश में कितने भी दंगे हुए हैं धर्म के नाम पे हुए हैं, और वुमेन्स के वुमेन्स बोला कि चलो ठीक है, जितने भी फैमिली लॉ है सारे किसके अगेंस्ट है, वुमेन्स के अगेंस्ट है। हाँ, समझो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना आवश्यक रूप से जरूरी है। दूसरा भाई, ह्यूमन राइट्स ने बोला कि भाई जितने भी कम्युनल रिवोट होते हैं वो उसका रीजन क्या है, धर्म। सही बात है, कुछ हद तक सही है। जैसे भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई थी। वो लड़ाई कैसे हुई थी, सारी राजनीति के नाम पे, पावर के नाम पे, ठीक है। वो तीसरा पर यार, पावर के नाम पे तो कहना थोड़ा सा गलत होगा। कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने लड़ाइयाँ फैलाई। और तीसरा है आपका क्या,
ये सब और क्या अपना, हाँ, हमारे भारत में कुछ फैमिली लॉ है जो किससे जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं। और सारे फैमिली लॉ किसके अगेंस्ट है, वुमेन्स के है। बिल्कुल सही बात है ये। हर धर्म में महिलाओं के बारे में कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं महिलाओं को लेकर जो कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकार के खिलाफ है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे चाहे ईसाई हो, हर धर्म में कुछ ऐसी कानून बनाए गए हैं महिलाओं के लिए जो महिलाओं के अधिकार के खिलाफ है। हर एक कानून का, हर एक धर्म का कानून क्या है यहाँ पर अलग अलग है। बात किए भी गए हुए सभी के क्या लिखा हो, समान कानून लेकर आए हुए हैं। शादी के लिए हिंदू धर्म में कानून अलग है, मुस्लिम में अलग है, सिख में अलग है, ईसाई में अलग है कि नहीं है? सब में अलग अलग कानून चलता है। चलो, अब आता है कि हर एक स्टेटमेंट को समझेंगे। चलो समझ लिया वैसे तो। हम्म, चलो, अब हमारा एक टॉपिक और बचा है कम्युनलिज्म। मैं उसको आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है। हम्म कम्युनलिज्म बच्चा है, अभी तो बहुत बड़ा बच्चा टॉपिक आपका। चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं। कहाँ नेक्स्ट क्लास में जाओगे? अभी पढ़ लो, अभी जितना हो सकता है उतना पढ़ लेते हैं। कोई 10 मिनट बच्चे मेरे पास, ज़्यादा नहीं है। चलो, ये समझ में आ गया ना आपको फैमिली लॉ क्या होते हैं, है ना। गांधी जी ने क्या कहा, ह्यूमन राइट्स ने क्यों कहा ऐसा, गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा बता मुझे। गांधी जी का कहना ये है यार, देखो हर एक धर्म में कुछ अच्छी अच्छी मोरल वैल्यूज होती है। उन्हें मोरल वैल्यूज आप लोग को चलाओ, अपनी पॉलिटिक्स को चमकाओ, पॉलिटिक्स को चलाओ। चलो, अब समझते हैं हम धर्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हर एक धर्म के अंदर, वो होता है कम्युनलिज्म। वो क्या होता है, कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या होता है समझो। कम्युनलिज्म सीधा सीधा ये है कि क्या है, फॉलोवर्स है किसके। चलो, कम्युनलिज्म है ना कम्युनिटी से, ऐसी कम्युनिटी जो एक पार्टिकुलर धर्म को फॉलो करते हैं और उनका मानना यह भी है कि हमारे धर्म से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। कम्युनलिज्म मतलब कम्युनिटी, ऐसे लोगों की कम्युनिटी जो क्या मानते हैं कि हमारा धर्म क्या है, सबसे ऊपर है। अब भैया तुम यदि अपने धर्म को ऊपर मानोगे तो बाकी एक धर्म कहाँ गए? तो फिर क्या होगा, एक मतभेद होंगे, एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, एक लड़ाई हो जाएगी। और लड़ाई होगी तो क्या फैलेंगे, दंगे फैलेंगे। अब भैया इनने जो, अब क्या हुआ मान लो कुछ मतलब जैसे ही धर्म है, मान लीजिए किसी धर्म को उठा लेते हैं, कुछ लोग ऐसे जो अपने धर्म को सबसे ऊपर मान रहे हैं, उन लोगों ने बना लिया ग्रुप। और ग्रुप से भैया क्या कर रहे हैं, मनमानी को जो मन में आ रहा है वो किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, बनना उस पार्टिकुलर धर्म को, करते नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। चलो ठीक है। अब किस प्रकार से ये पॉलिटिक्स में अपनी जगह बना रहा है ये भी समझना पड़ेगा। होगी भैया, कम्युनलिज्म का सबसे बड़ा रोल था पॉलिटिक्स के अंदर भी। देखो सुनो, जिस राज्य के अंदर जिस धर्म की या कास्ट की पॉपुलेशन है, वो उस राजनीति के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव डालता है। ये किस प्रकार से डालता है, कैसे डालता है, इसको कम कैसे करें, सेकुलर स्टेट क्या होती है, सारी चीजें मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में ना। इसके बाद ये वाला चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से हम खत्म कर देंगे। अभी कुछ मिनट ही बच्चे हैं हमारे पास, तो पूरी क्लास ले नहीं पाऊंगा, पूरा टॉपिक समझ नहीं पाऊंगा। चलिए, हम फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आपसे आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, है ना। चलिए, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।